नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आप आज सुबह जब उठे होंगे तो उसके बाद 10:30 बजे जो बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, जिसने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। ना सिर्फ कानूनी तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए रास्ते बिल्कुल संकीर्ण हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अगर पार्टी की भी बात करें तो पार्टी के लिए अब राजनीतिक तौर पर मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले में 6 से 8 महीने के अंदर निपटाने का जो निर्देश है वो दिया जाता है। शराब घोटाला जो कथित तौर पर दिल्ली के अंदर जिसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी कर रही है, उसमें 338 करोड़ रुपए के पैसे के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी प्रमुख बात कही है। संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी अभी तक की जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन देन स्थापित करने में कामयाब रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर फैसला दिया है। अब जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका जो है वो रद्द हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तौर से निशाना साधा। पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा, और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कि इतनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी जब झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है तो इसका असर न सिर्फ उनकी राजनीति पे पड़ेगा बल्कि इंडिया अलायंस में उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। बाकी जो उनके बड़े नेता हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो जो अभी मेडिकल कारणों से जमानत पर हैं, उनको रेगुलर बेल मिल जाएगी। संजय सिंह भी इसी उम्मीद में लगाए बैठे थे कि उनको भी इससे राहत मिलेगी। अब ये जो विपरीत परिस्थिति उनके लिए बनी है, इस पर बीजेपी के सांसद, दिल्ली के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पे चुटकी ली कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब दिल्ली में जो राजनीति है और गर्मा गई है, बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमलावर रुख अपनाने का। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव जो लगातार हमारे लीगल एडिटर हैं, लगातार इस पूरे केस को ट्रैक भी करते रहे हैं। आशीष, मैं सबसे पहले आपसे यह समझना चाहूंगा, जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी, बड़ी सख्त टिप्पणी की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कोर्ट द्वारा, उस टिप्पणी के बाद जिस तरीके से रुख रहा था पूरी उसमें बहस में, आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी कि कम से कम थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो किस तरीके से, क्या प्रमुख बिंदु रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को धाराशाही करते हुए खारिज कर दिया? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यही कानूनी दांव पेचों का खेल होता है। कानून समझना अंकित इतना आसान बात नहीं है। कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कुछ बड़े सवाल पूछे थे। ये भी पूछा था कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी को आप आरोपी बना रहे हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था और हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पर सवाल जवाब थे, बहुत कठोर सवाल जवाब थे, और उन सवालों के जो जवाब ईडी और सीबीआई की तरफ से आए बाद में, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संभवतः जो है वो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो रही है। ये एक बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि केस के फैक्ट, केस के तथ्य, केस के सबूत और एजेंसी की जांच ये तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आरोपी का पद, उसका प्रभाव जमानत देने में एक बहुत बड़ी भूमिका वो निभाता है। और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया हम ये कहेंगे कि अदालत
सीबीआई और ईडी की इन दलीलों से संतुष्ट हो गई है कि मनीष सिसोदिया को बेल देना नहीं देना चाहिए। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सीबीआई और ईडी की, खासतौर पर सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी तमाम दलीलों को मान लिया गया है एक तरीके से, और कहा गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो ये फैसला दे रहे हैं, जमानत वो इनकार कर रहे हैं, उसका असर ट्रायल पर नहीं पड़ेगा और ट्रायल कोर्ट जो है वो बिना प्रभावित हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों से वो अपना ट्रायल कंडक्ट करेगा। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, जहां पर पूरी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया इस उम्मीद में थे कि आज का दिन 7:30 बजे जब अदालत बैठेगी तो मनीष सिसोदिया के लिए रिहाई का आदेश एक आएगा और वो खुली हवा में सांस ले सकेंगे, जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए जमानत के रास्ते बंद किए हैं तो कुछ महीने अब उनको और इंतज़ार वहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत उनके साथ है कि फ़िलहाल वो ज़मानत पर नहीं आ पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियाँ भी कर दी हैं, टेंटेटिवली की बात कर दी है, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर दी है, किस तरीके इस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर संभवतः तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये जो मामला है अभी यहाँ तक नहीं थमेगा। आशीष, मैं आपसे ये भी एक बात ये समझना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, इसके बाद लीगली ऑप्शन क्या बचते हैं? क्या सारे दरवाजे मनीष सिसोदिया के लिए अब ट्रायल को छोड़कर सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? जी नहीं, मनीष सिसोदिया के लिए एक दरवाजा अभी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है कि अगर ट्रायल में लेट होता है, क्योंकि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा होना है, अगर वो ट्रायल होने में लेट होता है, इतने में नहीं होता है, या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी जो परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ जाए, तो एक बार फिर वो आ सकते हैं, वो ज़मानत 3 महीने में मांग सकते हैं। तो ये एक विंडो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए 2 चीज़ें हैं कि या तो ट्रायल लेट हो रहा हो या फिर चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस हों। तो ये दोनों चीज़ों में उनके लिए एक उम्मीद है, लेकिन वो भी 3 महीने में है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जमानत के दरवाजे आप समझिए उनके लिए फिलहाल बंद हैं। काफ़ी निराशा उनको हुई होगी, पार्टी को भी निराशा हुई होगी, क्योंकि जब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी टेंस हियरिंग हुई थी, ऐसा नहीं था कि एक आम हियरिंग वो थी, तो बड़े सवाल ईडी और सीबीआई पर उठाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए थे, सिसोदिया की तरफ से उठाए गए थे। इसे राजनीतिक बदले की भावना बताया गया था, कहा गया था कि ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनको बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है। जी सही बात है। उस सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान क्या टिप्पणी की उनका मायने नहीं रखता है, क्योंकि ऑर्डर जो है, सबसे बड़ी बात वही ऑर्डर जो है उसके ऊपर बात टिकी रहती है, जिस ऑर्डर ने मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी मुश्किल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। आशीष, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक और खबर पर भी आपके पास आएंगे, लेकिन इस खबर पर थोड़े बने रहेंगे और इसके राजनीतिक मायने क्या है, हमारे सहयोगी शरद शर्मा समझा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा झटका तो लगाई है और कानूनी चुनौती इन सब के लिए बहुत बड़ी अब आगे हो गई है। लेकिन राजनीतिक चुनौती जो है वो अब जो है बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर मौखिक रूप से सुनाया, उसमें एक बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और वो ये है कि टेंटेटिव तरीके से, यानी कि टेंटेटिव 338 करोड़ का मनी ट्रांसफर जो है वो इसमें इस्टेब्लिश हो रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अभी के हिसाब से संभवतः 338 करोड़, आगे सुप्रीम कोर्ट ने भले ही वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन टेंटेटिव 338 करोड़ ट्रांसफर होने की बात, मनी ट्रेल की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब इसी को आधार बनाकर जो है मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मनीष सिसोदिया की जमानत थी ये रद्द की है। तो अब जो है बीजेपी संभवतः इसी को मुद्दा बनाएगी कि देखिए, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो लोग आंदोलन जिन्होंने शुरू किया और जो आंदोलन से फिर पार्टी बनी और सरकार में आए, उन पर खुद अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। भले ही अभी भ्रष्टाचार जो है साबित नहीं हुआ है, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत इतना भी कह देती है कि टेंटेटिवली 338 करोड़ का ट्रांसफर स्टैब्लिश हो रहा है, तो फिर राजनीति में टेंटेटिव शब्द का इस्तेमाल करने की तो जरूरत है ही नहीं।
और लोग करते भी नहीं हैं, अपने हिसाब से राजनेता उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ के मनी ट्रांसफर पर घेरेगी। हालांकि अभी तक हमने जितनी भी सुनवाई देखी है, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत की सुनवाई भी चल रही थी, तो उसमें ये आंकड़ा जो है ये अभी तक नहीं आया है। तो ये कहां से आया, सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश से हमें पता चलेगा कि ये कहां से सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी ने हो सकता है कुछ रिटर्न सबमिशन दिए हों और उसमें कुछ जो है इस्टेब्लिश हो रहा हो, तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन 338 करोड़ के मनी ट्रांसफर या मनी ट्रेल की बात टेंटेटिवली अगर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी अब इसको किस तरह से इस चुनौती का जवाब देगी, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी। अब चुनाव भी है, पहले तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं और 6 से 8 महीने का समय ये कहा है कि ट्रायल पूरा होना चाहिए। तो अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा होता भी है, तब भी ये मान के चलिए कि अगले 7 महीने के अंदर तो देश में लोकसभा चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। हमें पता भी चल जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी आ रही है, तो इसका मतलब लोकसभा चुनाव भी तब तक निकल चुके होंगे। तो राजनीतिक चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त मनीष सिसोदिया को लेकर जो खबर आई है वो बनी इस वक्त खड़ी हुई है। 2024 पे इसका असर पड़ेगा और सबसे बड़ा असर इस बात पर पड़ेगा कि अब क्या दरवाजे अरविंद केजरीवाल के दरवाजे जो हैं वो ईडी और सीबीआई के लिए खुल गए हैं। क्या इसी पर अब सबसे बड़ी शंका आम आदमी पार्टी की बची है कि क्या अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, जैसे कि बीजेपी बार बार ये बात कहती रही है कि कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोगों ने एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर जमकर हंगामा किया और उनके घर, दफ्तर और उनकी गाड़ियों को पथराव कराया और बाद में आगजनी भी उनके घर पे हुई। बीड़ में अगर बात करें तो बीड़ के एक जो माजल गांव है, वहां की विधानसभा सीट से विधायक प्रकाश सोलंके का कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने मनोज जारंगे जो कि को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। अब मनोज जारंगे कौन है? ये जो मराठा एजिटेशन पूरा चल रहा है उसके सबसे बड़े नेता के तौर पर अभी वो सामने बैठे हुए हैं। अब इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने माफ कीजिएगा, मराठा समाज के लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विनोद जारंगे पाटिल से विनती है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को कुछ समय दे दें। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर बनी पूर्व न्यायाधीश शिंदे कमेटी की जो रिपोर्ट है आज ही वो आई है और कल कैबिनेट इसको स्वीकार कर लेगी। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। तो सरकार गंभीरता से काम कर रही है, ऐसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, सबसे पहले अजीत पवार गुट से आते हैं, तो ये एक बड़ी सिरदर्दी मराठा एजिटेशन है वो बन के सामने खड़ा हो गया है सरकार के लिए, बीजेपी और अजीत पवार फैक्शन और साथ ही साथ जो शिंदे फैक्शन है उसके लिए। किस तरीके से आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ऑप्शन क्या है, कितना बड़ा असर होगा इस एजिटेशन का? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि मराठा समुदाय की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे बड़े समुदाय के तौर पर मराठाओं को देखा जाता है। करीबन 32% मराठाओं की आबादी है और पिछले कुछ दिनों से सरकार पर जिस तरह से दबाव मराठा समुदाय की तरफ से आरक्षण को लेकर दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सियासी तौर पर सरकार भी इसको जानती है कि अगर इन मराठाओं की मांगों को पूरा नहीं किया तो बड़ा सियासी नुकसान भी आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और रह रहकर जो विपक्ष
है वो भी इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं हवा देता हुआ दिख रहा है। ये सब तो होता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन मराठाओं की मैं आपको बता दूं अंकित की एक पहचान रही है पिछले समय भी, यानी साल 2018 में आपको ले जाना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार हुआ करती थी। उस वक्त भी लाखों की संख्या में मराठा जो समुदाय के लोग हैं वो रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ये आंदोलन कभी हिंसक होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इस आंदोलन की दिशा जो है वो कहीं ना कहीं हिंसक होती हुई दिख रही है और इसको कोई संभालने वाला भी नहीं दिख रहा है। आज जो घटना मुख्य तौर पर देखने को मिली कि एनसीपी के जो विधायक है उनके घर पर अचानक भीड़ पहुंच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है और ये भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि उनके घर के नीचे जो गाड़ियां महंगी खड़ी थी उन सबको आग के हवाले कर दिया जाता है। न केवल भीड़ बल्कि इसी तरह की तस्वीरें जो है आगजनी की हमने सोलापुर से देखी, हिंगोली से आज आती हुई दिखी। कई सारी विधायक और कई सांसद जो अलग अलग इलाकों में दौरे के लिए जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं हिंसक होता हुआ जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सरकार इन आंदोलनकर्ताओं को, मराठा समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि मामला बहुत नाजुक है और इसको इस तरह से जल्दबाजी में हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने यानी फडणवीस सरकार ने जो मराठाओं को आरक्षण दिया था उसको खारिज कर चुका है। ऐसे में सरकार ने लीगल ऑप्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। अभी उन्हें समय नहीं मिला है, वो समय मिलने के बाद निश्चित तौर पर अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहती है। लेकिन इसे चुटकी बजाकर आपके पास वापस आ रहा हूं। एक और इस वक्त खबर है जो महाराष्ट्र से ही है, उस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना बनाम शिवसेना का जो मुद्दा है उस पर आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर, और ये लगातार जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर को ये बात कही जा रही थी कि आप इस पे फैसला करें, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का खुद का जो उनकी विधानसभा की सीट है वो भी, उस पर भी तलवार लटक रही है। तो आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करें, नहीं चाहते कि अगले चुनाव तक ये मामला लटका रहे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्पीकर अगर सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे, ये भी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने इस बात को रखा। उसके बाद यह बात भी कही गई कि उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चीफ जस्टिस ने यह कहते हुए कहा कि हम एनसीपी की याचिकाओं पर फैसले के लिए 31 जनवरी 2024 तक का समय देंगे। तो ये एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं और रोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये लगातार मतलब ये कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को बैठकर बिल्कुल स्पीकर का हाथ रखना पड़ रहा है इस फैसले पर कि आप कुछ ना कुछ फैसला लीजिए। कई बार यह बात कही जा चुकी है, पिछली बार कहा गया था कि आपको टाइमलाइन देनी होगी। क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं और स्पीकर के पास कब तक का समय है? जी देखिए, स्पीकर की ओर से एक एफिडेविट फाइल हुआ था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। वो कह रहे थे कि लंबी छुट्टियां हैं दिवाली की और क्रिसमस की, और इस बीच विंटर सेशन भी शुरू होगा नागपुर में, तो ऐसे में वक्त चाहिए, और 29 फरवरी 2024 तक का वक्त मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर स्पीकर इन अर्जियों पर को फैसला नहीं कर सकते तो हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि अदालत को दखल देना चाहिए। देखिए, 10वीं अनुसूची में अयोग्यता पर फैसले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का है, ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भी पहले कह चुकी है। लेकिन वो जो भी फैसला करें, किसी के भी पक्ष में करें, वो समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। ये एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है, संविधान पीठ ने बना रखी है। तो पहला जो डिसीजन होगा वो स्पीकर के पास से आएगा। वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं स्पीकर ऐसी याचिकाओं पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 3 महीने का वक्त रखा था, लेकिन सालों साल इन पर फैसला नहीं होता है। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते कि इन फैसलों पर मामला तब तक लंबित रहे, इन याचिकाओं पर, कि जब तक के नए चुनाव घोषित ना हो जाएं और फिर ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने साफ तौर पर टाइम दे दिया है। उद्धव ठाकरे बनाम जो शिंदे ग्रुप है
वो मुद्दा जो है शिंदे और उनके बागी जो विधायक हैं उनका जो मामला है वो 31 दिसंबर तक फैसला करना होगा स्पीकर को, और जो एनसीपी का है वो 31 जनवरी तक करना होगा। ये डेडलाइन दी है और ये बहुत बड़ा दखल हम इसे कहेंगे जो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आशीष जिस तरह से बता रहे हैं ये बहुत बड़ा दखल है। सीधे सीधे स्पीकर को अब एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है, 2 महीने में आपको फैसला करना है। ये जो विधायक हैं यानी कि जो 16 विधायक हैं इनका क्या होने वाला है। रौनक माफ कीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इस स्पीकर जिस तरीके से राहुल नावरेकर बार बार ये कह रहे थे कि मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता, फिर सुप्रीम कोर्ट को बोला गया एएसजी ने कि हम एक टाइम बाउंड मैनर में कर लेंगे, और अब ये एक डेडलाइन सामने रख दी गई है। क्या एकनाथ शिंदे की पोजीशन अब थोड़ी और कमजोर होती है इस गठबंधन में, क्योंकि वो खुद भी जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है वो उनकी गर्दन पर भी लटक रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर इस तरह का फैसला आता है कि एकनाथ शिंदे और बाकी उनके साथ के जो 16 विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे और उनके साथियों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार पर भी खतरा मंडराएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक मराठी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा बयान दे दिया, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में इसको लेकर एक सियासी चर्चा भी जो है वो देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था उस फैसले को पढ़ने के बाद उन्हें लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे उन 16 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डिस्क्वालीफाई करेंगे, और अगर करेंगे तब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे। बीजेपी का यह प्लान है कि उनको विधान परिषद से सदस्य बनाकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है फिर एक बार बना दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एकनाथ शिंदे को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें डिस्क्वालीफाई करता है, तो निश्चित तौर पर क्या उनके पास ये नैतिक तौर पर अधिकार रहेगा, और क्या बीजेपी नैतिकता के आधार पर उन्हें फिर एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहेगी? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट को साफ तौर पर लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष उनके हक में ही फैसला देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें शिवसेना मान चुका है, और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वही ये तय करता है कि चीफ विप कौन रहेगा। ऐसे में जिस वक्त बहुमत साबित हुआ था उस वक्त जो चीफ विप कौन था वो विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है। अगर वो जो शिंदे समर्थक है और जो शिंदे की तरफ से जिन्हें चीफ विप बनाया गया है और उन पर विधानसभा अध्यक्ष मोहर लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो फैसला है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के हक में आ सकता है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ ये भी बात कही थी कि अगर उस समय उद्धव ठाकरे ने उस फैसले में कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट शायद उस फैसले को पलट भी सकता था, उद्धव ठाकरे को वापस मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ भी हो सकता था। तो ये एक बहुत अहम बात कही गई थी, और जो भी इसका फैसला सामने आएगा, जैसे रौनक भी बता रहे हैं इस बात को, इसका असर जरूर पड़ेगा। और पॉलिटिकल कैपिटल जो अंग्रेजी में एक शब्द होता है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी की धूमिल होगी, अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो वो एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए हुए समर्थकों की होगी। इसका जो फायदा है वो उद्धव ठाकरे गुट को राजनीतिक तौर पर हो सकता है अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो अब इस महीने, अगले महीने के अंत तक, 31 दिसंबर तक ये फैसला सामने जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बाद बड़ी संख्या में हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं, जिससे युवा लोगों की भी मौत हो रही है। उसको लेकर सरकार चिंतित है। पिछले काफी समय से ये कई वीडियो सामने आते हैं, हंसते खेलते लोग, नाचते गाते लोग गिर पड़ते हैं और उसके बाद देखा गया कि बताया जाता है कि वो हार्ट अटैक से मारे गए। अब इस पर कुछ नवरात्रि के दौरान जब गुजरात में गरबा हो रहा था तब भी इस तरह की कई खबरें आई। गुजरात में 24 घंटे के अंदर डांडिया खेलते वक्त 10 लोगों की मौत हो गई, ऐसी खबर सामने आई। आखिरकार अब इस खबर के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और उन्हें बयान देते हुए कहा है कि आईसीएमआर ने हाल ही में अध्ययन किया है और कहा है कि जिन लोगों को गंभीर कोरोना संक्रमण हुआ था, दिल के दौरे से बचने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 साल तक भागदौड़ से बचें, ऐसा कहा था मनसुख मांडविया साहब ने। जरा पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था, फिर इस पे आगे चर्चा करेंगे।
આઈસીએમઆરે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે. એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ. એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાની કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ તાકી હાર્ટ એટેકની घटनाથી બચી શકાય. चलिए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राकेश वर्मा साहब जुड़ रहे हैं. ये एडिशनल डायरेक्टर हैं DGHS और हमारे साथ डॉक्टर जतिन मेहता भी जुड़ रहे हैं. वो चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेदांता अस्पताल में. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले डॉक्टर मेहता, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं. सर, आपसे समझना चाहता हूं ये जो बयान है इसको सर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम किस तरीके से देखें कि 2 साल तक अगर आपको सिवियर कोरोना हुआ है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा अपने बॉडी पर स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए. देखिए, मांडविया साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ आईसीएमआर के 4 स्टडीज हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुए, उनके बेसिस पे दिया है. उनको अभी मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो प्रेस में नहीं आया अभी. लेकिन जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वगैरह की जो गाइडलाइंस दी है कोविड के दरमियान और उसके बाद की जो है, तो ये तो फैक्ट है कि कोविड के दरमियान जिनको हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी था उनको सीवियर कोविड होने का रिस्क बहुत ज्यादा था और हुआ तो उनको मोर्टेलिटी मतलब उनकी डेथ होने का रिस्क बहुत ज्यादा था. दूसरा कि कोविड में कहते हैं कि हर वायरल फीवर की तरह जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है, उससे प्लेटलेट का क्लॉटिंग ज्यादा हो सकता है. इसकी वजह से उस टाइम हार्ट अटैक वगैरह के और स्ट्रोक के रिस्क काफी बढ़ रहे थे जी कोविड के दरमियान. लेकिन एक बार कोविड सबसाइड हो गया तो सीवियर जो कोविड होता है उसमें मायोकार्डाइटिस में हार्ट का जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन, और हार्ट का जो फंक्शन होता है, जो काम करने की जो उसकी शक्ति होती है वो कम हो जाती है, हो सकती है. इसलिए धीमे धीमे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीमे धीमे बढ़ाइए. पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल में एडमिट भर्ती हुए हैं या जो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हुए हैं उनको थोड़ा और ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए एक्सरसाइज, और बहुत विग्रस एक्सरसाइज करने के पहले डॉक्टर से क्लियरेंस लो, वो बेहतर है. हालांकि सर, मैं यही मेरा दूसरा सवाल था आपसे ये समझने के लिए कि इस वक्त जो दर्शक देख रहे होंगे, तो जैसे आपने कहा जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, तो क्या जैसे कोविड के समय में आपसे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले लगभग अमूमन बहुत सारे लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को कोविड हुआ था, तो कैसे लोग अपने आप को कैटेगराइज करें कि उनका कोविड कितना सिवियर था और किन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जिनका सैचुरेशन रहा, जिनको सांस की तकलीफ बढ़ी और जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं. जो ज्यादा सीवियर जो मरीज होते हैं, जिनको और बाकी ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है या जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, वो आईसीयू में जाते हैं. इसलिए जो इस तरह के जो सीवियर कोविड है, जो आईसीयू में भर्ती हुए या अस्पताल में भर्ती हुए, ऑक्सीजन थेरेपी काफी देर तक इनको चली, उन लोगों को विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. धीमे धीमे अपनी एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ानी चाहिए और विगरस एक्सरसाइज करने से पहले आप डॉक्टर से क्लियरेंस लेना चाहिए, तब वो कर सकते हैं. या 1 या 2 साल का मेरे ख्याल से जो वक्त बताया है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर से क्लियरेंस लेके फिर आप विगरस एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उसके पहले नहीं करें. क्योंकि मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि मान के चलें कि 2021 में बड़ी वेव थी, 2021 के बाद हम 2023 में अब खड़े हुए हैं, 20-21 के बाद, तो 2 साल का वक्त तो वैसे भी निकल गया है. तो क्या इससे कोई भय पैदा नहीं होगा लोगों के दिल में कि अरे अभी तो 2 साल हुए नहीं है, हर व्यक्ति अपनी एक्सरसाइज करना छोड़ देगा, या अमूमन तौर पर हर आदमी इस बात को एक शंका के तौर पर देखेगा? नहीं, आपकी बात सही है कि ये गर्भा के दरमियान कुछ यंगर लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हुआ है, हो सकता है उनको पहले से कोई हार्ट की तकलीफ हो. इतना ज्यादा पैनिक रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये भी हो सकता है उनको पहले से हार्ट की तकलीफ हो. गर्भा के टाइम दरमियान नवरात्रि में गुजरात में काफी विगरस एक्सरसाइज करते हैं लोग, डांस वगैरह पूरी रात करते रहते हैं. इसकी वजह से हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो. तो हम, मेरे ख्याल से बेहतर है कि थोड़ा वेट करें. आईसीएमआर का वो जो पब्लिकेशंस है वो आने दीजिए
हो सकता है वो बहुत क्लियरली हमें बताए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तब तक मेरा तो ये एडवाइस यही है कि धीमे धीमे एक्सरसाइज बढ़ाइए। 2 साल का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको आईसीयू में एडमिट हुए थे कोविड की वजह से, तो आप डॉक्टर से क्लियरेंस ले लीजिए कि मैं कितनी एक्सरसाइज कर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी विस्तार में आपने पूरी बात समझाई है। डॉक्टर राकेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सवाल मैं उनसे भी लेना चाहूँगा क्योंकि वक्त मेरे पास अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब, हमें अभी जिस तरीके से डॉक्टर मेहता समझा रहे थे कि ये शायद वक्त जो है, जो हेल्थ मिनिस्टर का बयान आया है, 2 साल का वक्त थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी अगर आपको कोविड हुआ है या और कोई बीमारी है तो आपको अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। किन बातों का खास तौर पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए? और आईसीएमआर की जो बात की जा रही है, जिसको हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अभी कोट करते हुए कहा है कि 2 साल का वक्त, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब को केवल एक मरीज को, एक शहर को, एक तालुके को, एक प्रांत को नहीं देखना है। उनको देश को, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की जिसकी 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसको देखना है। और उनके मुखार बिंदु से जो वो शब्द निकलते हैं वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं, वो सब चीज़ की इनपुट्स उनके पास होती हैं, उसको देख के वो बात कहते हैं। वो जनमानस में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, लोग ऐसे हैं जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटल वर्क करते हैं केवल। उन सब की बात को सोचते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब ने जो बात कही है, मैं उसकी पूरी तरफ से सपोर्ट करता हूं। और मैं स्वयं भी मानता हूं, मैं सीनियर फिजिशियन हूं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस रहा हूं, कि जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल ही नेक और सही बात कही है। और कोविड होने के बाद किसी को कोविड का संक्रमण हो गया था, इलाज होने के बाद वो बच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भी उनको आज ये नहीं सोच लेना है कि मैं टोटली फ्री हो गया हूं, बिल्कुल बेहतर हो गया हूं, पहले जैसा नॉर्मल हो गया हूं। उन्हें शनय ही डॉक्टर की देखरेख में ही या अपनी ही देखरेख में, घर परिवार की देखरेख में ही अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, अपने व्यायाम को, अपनी गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाना है, ताकि वो अगले 1.5 से 2 साल के समय के दौरान एक उस हद पे, उस लेवल पे आ जाएं जैसे कोविड संक्रमण के पहले था। चूंकि जब कोविड चालू हुआ तो लोग सोच रहे थे केवल ये सांस की बीमारी है या फेफड़े की बीमारी है। जैसे जैसे मरीज बढ़ते गए, विश्लेषण बढ़ता गया, आईसीयू के मरीजों का एग्जामिनेशन किया गया, देखा गया न केवल फेफड़े बल्कि दिमाग को भी असर कर रहा था और दिल की सभी लेयर्स को कोविड ने अफेक्ट किया, बहुत सीरियसली अफेक्ट किया है। कुछ इफेक्ट तुरंत हो जाता है, कुछ डैमेज तुरंत हो जाता है और कुछ डैमेज लॉन्ग टर्म में होता है। तो उस लॉन्ग टर्म डैमेज से हानि को बचाने के लिए, मृत्यु को बचाने के लिए, नुकसान को बचाने के लिए एक एहतियात रखना, कॉशन रखना और 2 साल तक का पीरियड जो है वो बहुत छोटा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, उसका हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो मैं फिर से कहूंगा, अपने निजी चिकित्सक की राय लेते हुए, निजी अस्पताल की राय लेते हुए, सरकारी गैर सरकारी अस्पताल की देख रेख में ही आप अपनी गतिविधियों को, कार्यशैली को बदलें। उसी प्रकार का खान पान में भी हमारे दोनों जो मेहमान हैं, दोनों डॉक्टर्स यही बात कह रहे हैं कि आपको कुछ भी विगरस एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना जिम जाना है या आपको ज्यादा कुछ और इस तरीके का कुछ भी काम करना है, तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। वो आपका चेकअप करके आपको जरूर बता देंगे कि आपके हालात किस तरीके के हैं। खुद इस बात का फैसला लेने से बचें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां कल 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और टकराने के बाद कई बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब विशाखापट्टनम वालसा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई। हादसा विजयनगरम जिले के अलमांडा काकटपल्ली के बीच में हुआ है। रास्ता और राहत और बचाव के जो कार्य हैं वो लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उनसे बात की और उन्हें बताया कि किस तरीके के वहां पर कार्य, राहत और बचाव के काम चल रहे हैं। उन्होंने हादसे में प्रभावित लोगों की हर संभव मदद देने की बात रेल मंत्री से कही है। इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और रेलवे की ओर से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जो है
उसका ऐलान किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का जो मुआवजा है वो देने की बात कही गई है। ये चिंताजनक स्थिति इस वजह से भी बनी हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। एक तरफ भारत वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों का हम रोज सुनते हैं कि इनॉग्रेशन हो रहा है, लेकिन क्या कहीं जो चूक है, कहीं जो सोच है, वो अब एक बार फिर से सेफ्टी की तरफ जाना जरूरी है। इस पर जब बालासोर का हादसा हुआ था तो सीएजी की रिपोर्ट ने भी कई गंभीर सवाल उठाए थे। बड़े ट्रेन हादसे जो हैं, अगर उनकी हम बात करें तो देश में अगस्त 1995 में फिरोजाबाद में एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 358 लोग मारे गए थे। जुलाई 1998 में 88 में ट्रेन हादसा हुआ था जहां पर 150 लोग जो हैं वो मारे गए थे। और नवंबर 1998 में खन्ना में ट्रेन हादसा जो हुआ था उसमें 212 लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 1999 में ग्योसल ट्रेन हादसा हुआ था जहां पर 290 लोगों की मौत हुई थी। 2012 में हम्पी में एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 25 लोग मारे गए थे। 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस का हादसा हुआ था जिसमें 25 लोग मारे गए थे। वहीं नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा हुआ था जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2017 में पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस का हादसा हुआ था जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी 2022 में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें भी पटरी से उतरी थी ट्रेन। वहीं जून 2023 में उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडलम एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी जिसमें 280 लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2023 में अब ये हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पीडीए फॉर्मूले के दम पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए आगामी चुनाव में अपना एजेंडा सेट करने के लिए और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव एक यात्रा पर निकले हैं, साइकिल यात्रा कर रहे हैं। अपने इसी फॉर्मूले को धार देने के लिए सपा अध्यक्ष आज साइकिल यात्रा की उन्होंने आज शुरुआत की है। दिलचस्प ये है कि अखिलेश यादव ने इस पीडीए यात्रा के लिए जो मार्ग चुना है उस पर सपा सरकार में कई प्रोजेक्ट भी आते हैं जिस पे अखिलेश यादव ने काम किया था। जाहिर सी बात है इस दौरान वो एक बार फिर से सपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे गिनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार में क्या क्या काम हुए थे। पीडीए यात्रा चलेगी तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हट जाए। तो सर ये इंडिया अलायंस और पीडीए यात्रा दोनों का नैरेटिव में कितना? देखिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, इंडिया गठबंधन है। पीडीए महत्वपूर्ण है, इसमें लोगों को जोड़ने का काम होना है। लेकिन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ों के जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार यात्रा चलेगी। ठीक है, धन्यवाद अखिलेश सर, धन्यवाद। सो अखिलेश यादव जी ने हमसे बात करी। इन्होंने साफ साफ कहा पीडीए स्ट्रैटेजी है और इंडिया गठबंधन है। पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी कि इंडिया गठबंधन के अब अखिलेश यादव के बीच में दरारें आ रही है, कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में। पर आज यहाँ पीडीए यात्रा में उन्होंने कह दिया साफ साफ कि इंडिया उनका गठबंधन है, यानी कि इंडिया उनकी अलायंस है और पीडीए जो है वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनकी पोल स्ट्रैटेजी है। लगातार अखिलेश जी जमीन पर उतरे हुए हैं, पार्टी वर्करों से मिलते हैं और साइकिल यात्रा, पीडीए साइकिल यात्रा उन्होंने रखी है जो कि आज लखनऊ में है। लगभग सारे विधानसभा क्षेत्रों से होकर जा रही है ये साइकिल यात्रा और आज लखनऊ में लगभग 20 किलोमीटर हो रही है जिसके अंदर 18 चेक पॉइंट्स हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन राजेश के साथ तनिष पंजाबी फॉर एनडीटीवी।